हेलो फ्रेंड्स। तो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं पीएचडी से रिलेटेड। बहुत से लोगों के डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं। कुछ पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा कि कोर्स वर्क में क्या होगा, कितने टाइम उनको अटेंडेंस होगी और कैसे उनको सुपरवाइज़र चूज़ करना है। तो ये होता है, ये जब आप पीएचडी में एंटर कर जाते हो, एंटर करने से पहले आपको पीएचडी जो एक पहाड़ जैसा लगती है। और ये जो मीम ये है, ये काफ़ी कॉमन था उस टाइम पे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए पीएचडी के प्रोसीजर के ऊपर। तो मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं पीएचडी के बारे में, क्योंकि काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं। क्योंकि मुझे भी अब 5 साल होने को आए। मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी 2017 में, 2017 में। तो उसके बाद यूजीसी ने काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए हैं, काफ़ी प्रोसेसेस चेंज हुए हैं। पहले सब्जेक्टिव पेपर भी हुआ करता था जिसमें आपको ऐसे टाइप आंसर्स लिखने पड़ते थे, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया। अब ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स होते हैं, आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन में से एक को चूज़ करना है। तो ऐसे छोटे मोटे चेंजेस बहुत हुए होंगे। तो मैं कोई दावा नहीं कर रहा, कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ इस सब पीएचडी के बारे में, सब जानता हूँ प्रोसीजर के बारे में और क्या सही है क्या गलत है। मैं सिर्फ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है पीएचडी के दौरान, पीएचडी से पहले और उसके बाद, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आई होप उसमें से किसी को भी कुछ हेल्प मिल जाए, या कुछ उसमें से उसको कुछ डायरेक्शन मिल जाए, तो मेरे लिए वो खुशी की बात होगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेसिक सा वीडियो होने वाला है जिसमें मैं बहुत ब्रीफ आउटलाइन दूंगा पीएचडी एंट्रेंस से लेके पीएचडी करने तक। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके, या आपको थोड़े उसमें से कुछ क्लूज़ मिल सके कि पीएचडी किस तरह से होती है इंडिया में। स्पेशली मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं चंडीगढ़ से मैंने पीएचडी की थी, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से। तो अगर आप वहाँ से पीएचडी करने की सोच रहे हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट से या पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि 5 साल पहले का वहाँ का क्या माहौल था, वहाँ का क्या वर्क कल्चर था, वो शायद मैं आपको बता पाऊँगा क्लियरली। क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में और बाकी इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या होता है और उनके क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो वेरी कर सकते हैं। बट यूजीसी नेट जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है पीएचडी का, वो ऑलमोस्ट मतलब उसका प्रोसीजर सेम रहता है। एंट्रेंस का प्रोसीजर सेम रहेगा आपका हर जगह। तो शुरू करने से पहले कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ मुझे लगता है मुझे एक बार बता देने चाहिए आपको। तो आप बार बार ये सुनोगे यूजीसी, बार बार आपको सुनने को मिलेगा। तो यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हर यूनिवर्सिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ये डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एमएचआरडी, वो ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पे वो रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को एनरोल करें, जहाँ पे उनको वो यूनिवर्सिटी की तरफ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो रिसर्च कर सकें, चाहे वो सोशल रिसर्च हो, चाहे वो प्योर साइंसेज की रिसर्च हो। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो एक एनईटी, नेट उसे शॉर्ट में कहा जाता है, एनईटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो एक नेशन वाइड टेस्ट होता है। पूरे इंडिया में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो इस टेस्ट के बेसिस पे ही जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो एमए, मास्टर्स, एमएससी, पीजी की जो डिग्रीज जो ले चुके होते हैं, उन कैंडिडेट्स को ये यूजीसी नेट के थ्रू क्या करता है, डिसाइड करते हैं, उनका एग्ज़ाम लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको फर्दर पीएचडी करनी चाहिए या रिसर्च करनी चाहिए। तो ये एग्ज़ाम जो है यूजीसी एनईटी, ये बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो से इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूजीसी एनईटी गूगल करिए, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, उसमें आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पीएचडी के प्रोसीजर्स, उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट्स, फ़ी, रिजर्वेशन कितना है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं एग्जामिनेशन के, तो वो सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। ये एक ब्रीफ सा वीडियो मैंने सिर्फ उनके लिए बनाया है जो यूट्यूब में कुछ थे मेरे जो कमेंट्स आए थे, तो उनके लिए ही बनाया गया। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्ट की बात मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो आप यूजीसी नेट की वेबसाइट देख लेंगे, तो आपको वहाँ पे सारा कुछ विद डिटेल, विद एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स सब मिल जाएगा। तो यूजीसी पहला चीज़ है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा
लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी शायद मेरे होंगे जो अभी 10th पास करके बैठे हैं या अभी +2 में है और वो शायद पीएचडी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए शायद थोड़ा सा कारगर हो सकता है। कोई बैचलर्स में होगा, बीए में होगा, बीएससी में होगा, एमएससी में भी पार्ट 1 में होगा, तो उनके लिए भी यूज़फुल हो सकता है। तो क्योंकि जब मैं खुद मास्टर्स में था, एमएससी 1 में था एंथ्रोपोलॉजी के, तो मुझे नहीं पता था कि यूजीसी नेट करके कोई चीज़ होती है, वो क्या होता है, क्या करते हैं। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, सॉरी मैं बहुत बार रिपीट कर लिया लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो नेट का एग्ज़ाम होता है एनईटी का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे आपके 2 चीज़ें फुलफिल होती हैं। एक, अगर आप मास्टर्स के बाद एनईटी क्लियर करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। तो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप वहाँ का इंटरव्यू फॉर्म भर सकते हो, फिल कर सकते हो, और आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाए तो आप वहाँ पर टीचिंग भी कर सकते हो। और दूसरा इसका फ़ायदा है कि आप अगर यूजीसी एनईटी क्लियर करते हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च स्कॉलर, एज अ पीएचडी एनरोल हो सकते हो, और वहाँ का जो भी क्राइटेरिया है रिसर्च पूरे करने के बाद आपको पीएचडी की डिग्री भी मिल जाती है, डॉक्टरेट की डिग्री। तो दूसरा कीवर्ड है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको यूजुअली हम एमए भी कहते हैं, एमएससी भी कहते हैं, ठीक है। फिर पीएचडी तो आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। पीएचडी की डिग्री जो होती है वो 5 साल, 6 साल, जितना भी, 4 साल, 3 साल में आप रिसर्च करते हो, उसके बाद आपको अवार्ड होती है। फिर एक टर्म होता है गाइड या सुपरवाइजर, वो पीएचडी में आपको चूज करना पड़ता है कि एक टीचर के साथ, एक प्रोफेसर के साथ ही आपको अपना पूरा रिसर्च का, पीएचडी का काम करना होता है। और कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो आप पता ही है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बार बार शायद थोड़ी रिपीट होंगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि हो सकता है कुछ अभी स्कूल्स में, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी वाले स्कूल्स के भी कुछ एस्पिरेंट्स होंगे, शायद पीएचडी में इंटरेस्टेड होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा एक रिफ्रेशर वो हो गया, ये बैकग्राउंड चेक हो गया। तो यूजीसी नेट क्या है? यूजीसी नेट जो है नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं +2 के बाद, और इसके लिए मेडिकल के भी, एमबीबीएस के भी एग्जाम्स होते हैं। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, बीए करने के बाद, एमए करने के बाद, आप एमए के बाद आप जो है यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो, और उसके बाद आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसके 2 फायदे हैं जो मैंने आपको पहले ही बताए थे। एक तो आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट आप चूज करोगे, हो सकता है आप सोशियोलॉजी चूज करो, आप फिजिक्स चूज करो, आप केमिस्ट्री चूज करो, आप मैथ्स चूज करो, आप बॉटनी, ज़ूलॉजी, कुछ भी चूज करो। तो सोशल साइंसेज में भी कोई आप पॉलिटिकल साइंस चूज कर लो, इकोनॉमिक्स चूज कर लो। अगर आप क्योंकि ये जो एग्जाम है वो स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट के लिए होता है, उसके लिए मैं एग्जाम के टाइप्स के बारे में, एग्जाम के बारे में मैं आगे आऊँगा। तो ये सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, किसी में भी आप ये नेट का एग्जाम क्लियर करते हो, एनईटी का, तो आप उस सब्जेक्ट में कहीं पे भी अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो और आप एलिजिबल होते हो वहाँ अप्लाई करने के लिए। तो पहला फायदा तो ये हो गया, एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। दूसरा फायदा आपका है कि आप रिसर्च परस्यू कर सकते हैं, आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। उसका ये फ़ायदा है कि आप 4-5 साल बाद जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, जब रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी। और डॉक्टरेट की डिग्री मिलने के बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आपका नेट क्लियर है ऑलरेडी और आपने पीएचडी कर लिया, तो आपको एक एडिड एडवांटेज हो जाता है उस चीज़ का, और आपको डिटेल्ड नॉलेज मिल जाता है उस चीज़ का। तो ये हो गया दूसरा फ़ायदा। और तीसरा इसमें होता है जेआरएफ, यूजीसी एनईटी जेआरएफ। तो जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और फेलोशिप मतलब आपको, अगर आप 5 साल के लिए यूजीसी, अगर आप जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करते हो साथ में, एनईटी के साथ ही उसका क्राइटेरिया होता है, वो कट ऑफ के हिसाब से वो डिवाइड होता है कि कितने लोगों को, जो टॉप के कुछ लोगों को जेआरएफ मिलेगा, उसके फिर नीचे कुछ लोगों को एनईटी क्लियर होगा, इस तरह से होता है। तो एनईटी हो सकता है 100 लोगों का क्लियर हो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 लोगों का एनईटी क्लियर हो सकता है, बट उसमें से हो सकता है कि शायद वो 50 लोगों को ही जेआरएफ के लिए एलिजिबल माने, बट जो जेआरएफ होगा वो उसका एनईटी भी काउंट हो जाएगा और जेआरएफ भी काउंट हो जाएगा। एनईटी वाला भी प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल है और पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल है। और सिंपल एनईटी, यूजीसी एनईटी और यूजीसी एनईटी जेआरएफ में ये डिफरेंस है, जेआरएफ वाले को यूनिवर्सिटीज़ जो हैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। हमारे टाइम में पहले 18,000 पर मंथ मिलता था एज जेआरएफ, फिर बढ़ते बढ़ते वो 25 के आसपास पहुंचा। और एक बात और है कि 2 साल के जेआरएफ के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो एसआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलो से आप सीनियर रिसर्च फेलो के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आपकी जो फेलोशिप है वो भी बढ़ जाती है। तो
तो 5 साल पहले जब मैं पीएचडी कर रहा था तो हमको अराउंड 35,000 के आसपास एसआरएफ मिलता था। शायद अब थोड़ा बहुत आगे पीछे अमाउंट बढ़ गया होगा, उसका मुझे अभी आइडिया नहीं है। वो सब आपको यूजीसी की वेबसाइट से मिल जाएगा, और वैसे भी वो बहुत बाद की बात है। जब आप पीएचडी में एनरोल हो जाओगे तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी कि कितना है आपका स्कॉलरशिप और जो फेलोशिप। तो ये 3 फायदे मैंने आपको गिना दिए हैं पीएचडी ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के। ठीक है जी। तो जब आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो मैक्सिमम लोगों में कन्फ्यूजन ये होता है कि पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से करूं, पीएचडी कौन सी यूनिवर्सिटी से की जाए कि हमें अच्छा सुपरवाइज़र मिले, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छी लाइब्रेरी मिले, अच्छा हमको रिसर्च का वो एक्सपीरियंस मिले, एक्सपर्टीज़ मिले, जो कि बहुत ही वाजिब सवाल है, मतलब कि जस्टिफाइड क्वेश्चन है और उसमें आपको सोचना भी चाहिए। तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से हुआ था, तो मेरा ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी करूँगा। अपने किसी जो हमारे प्रोफेसर्स थे उनके अंडर किसी के साथ में एनरोल हो जाऊँगा और वहीं पे पीएचडी कंटिन्यू करूँगा। स्टिल लेकिन उसमें एक ट्विस्ट और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो क्योंकि मैं सोशल साइंसेज बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मैं एंथ्रोपोलॉजी में था, तो उस टाइम पे मुझे पता चला था कि जो IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, चाहे वो अहमदाबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, वहाँ पे सोशल साइंसेज के लिए अलग से एक रिसर्च वो फेलोशिप का एक उनके पास प्रोग्राम होता है कि वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो एज ए रिसर्चर। उसमें बस क्राइटेरिया वही होता है कि आपका JRF यूजीसी JRF क्लियर होना चाहिए। तो ये चौथा एडवांटेज है यूजीसी JRF एग्ज़ाम देने का, नेट एग्ज़ाम देने का, कि अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आप IIM में भी एंट्री का आपका एक एंट्रेंस का दरवाज़ा खुल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से IIM, IITs ये टॉप नॉच इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिसर्च को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो वो एक चौथा एडवांटेज हो जाता है आपका, अगर आप सोशल साइंसेज बैकग्राउंड से आ रहे हो। तो मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि जो प्योर साइंसेज के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं, उनके लिए भी शायद IIMs की तरह ही IITs में या और साइंस के इंस्टीट्यूशंस में भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। फॉरेन में भी आप अप्लाई कर सकते हो इनके बेसिस पे, आप यूजीसी नेट के बेसिस पे आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी आप पीएचडी कर सकते हो। तो ये इंडियन जो ये आपका यूजीसी नेट का जो रिजल्ट होता है, ये बहुत कंट्रीज में वैलिड होता है, इसकी बहुत वैल्यू है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। वो आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोग जो आप देख रहे हैं उन सबको ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। बहुत रिपीटेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं कोई इस तरह का कोई वीडियो बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ। तो माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। अभी मुझे थोड़ा इसको प्रिसाइज करने की ज़रूरत हो सकता है कि आपको ये प्रिसाइज ना लगे। तो ये तो हो गई बात आपकी एडवांटेजेस ऑफ यूजीसी नेट की। तो उसके बाद सिर्फ अब मैं जल्दी आपको बताता हूँ कि 2 साइकिल्स में यूजीसी जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है। एक जून में कराती है हर साल और एक दिसंबर में कराती है। तो जून और दिसंबर में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो जनरल होता है, वो हर सब्जेक्ट के लिए सेम रहता है, जो 100 मार्क्स का रहता है। उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपकी मोस्टली वो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है। वो सभी के लिए जनरल रहता है। पेपर 2 जो रहेगा, पेपर 2 क्रूशियल है। पेपर 2 वो रहेगा जो आपने मास्टर्स में जो आपका सब्जेक्ट होगा, MA में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, MSc में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है। जैसे मैंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा था, तो मैं एंथ्रोपोलॉजी में ही अप्लाई कर सकता हूँ और एंथ्रोपोलॉजी का ही एग्जाम में वहाँ पे अपीयर होऊंगा। अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है तो आपको सोशियोलॉजी फिल करना पड़ेगा, आपको सोशियोलॉजी का एग्जाम वहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा। फिजिक्स वाले के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री वाले के लिए क्वेश्चन। जो पेपर 2 है वो बिल्कुल सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। और ये जो है ऑनलाइन टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। और इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज करोगे फॉर एग्जाम, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश का स्पेसिफिकली चूज करोगे तो आपको सिर्फ इंग्लिश का ही क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, लेकिन आपको आंसर उसी लैंग्वेज में करना है जो आपने चूज किया है। अगर आपने हिंदी चूज किया तो आपको हिंदी के ही ऑप्शन पे मार्क करना है, ठीक है। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये बहुत जनरल सी बातें, आपको यूजीसी की वेबसाइट में ये सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, जैसे एलिजिबिलिटी की बातें होगी कि कौन कौन एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी में अगर थोड़ा डिटेल में जाऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैं MSc 1 में मैंने यूजीसी का एग्ज़ाम दिया था, और MSc 1 में उसका रिजल्ट, जब मैं MSc अपना फर्स्ट ईयर में था तभी उसका रिजल्ट आ गया था। लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी मुझे मास्टर्स का सेकेंड ईयर भी पास करना था। तो वो पास करने के लिए मुझे 1 साल और लगता। तो इसमें डरने की बात नहीं है। यूजीसी जो है
आप अगर मास्टर्स में अपीयर हो रहे हो या बैचलर्स में भी अगर आप हो, बैचलर्स की फाइनल ईयर की डिग्री आपके हाथ में है और आपके पास लगता है कि आपने काफ़ी पढ़ लिया है और आपके पास नॉलेज है कि आप मतलब अपीयर हो सकते हो, कॉन्फिडेंस है, तो अच्छी बात है। अगर आप बैचलर्स की डिग्री आपके हाथ में और मास्टर्स आप ज्वाइन करने वाले हो तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आप मास्टर्स सेम सब्जेक्ट में करते हो, जैसे अगर आप फिजिक्स से बीएससी कर रहे हो तो आपको एमएससी भी फिजिक्स से करनी पड़ेगी, तो आप एग्ज़ाम नेट का दे सकते हो। और क्योंकि यूजीसी 2 साल का टाइम पीरियड जो है वो देती है हर कैंडिडेट को, रिजल्ट के बाद 2 साल का टाइम देती है ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आपने एमएससी 1 के दौरान अपनी पीएचडी क्लियर कर ली है, नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस साल नहीं ज्वाइन किया तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो 2 साल तक वैलिड रहता है। मेरा भी इसी तरह से रहा था। एमएससी फर्स्ट ईयर के मिड में उसका रिजल्ट आ गया था, तो मुझे 1 साल पहले पीएचडी मास्टर्स कंप्लीट करनी पड़ी, फिर मैंने पीएचडी ज्वाइन किया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि सिर्फ ये नहीं है कि आपके हाथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में हो, आप परसुइंग कैंडिडेट भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है, आपको ध्यान रखनी चाहिए ये। तो इससे क्या है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में दे रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और क्लियर हो जाता है, तो उससे अच्छी बात कोई है नहीं। आपका फाइनल ईयर का स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और आपको एक थोड़ी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो जाएगी कि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो जाएगा, पढ़ाई में आपको इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा। और दूसरा उसमें यह है कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर्स में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का एग्रीगेट। और रिजर्व कैटेगरी होगी, जैसे SC ST हो गई, OBC हो गई, EWS हो गई, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गई, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट है मार्क्स का। और जनरल कैटेगरी के लिए ये 55% है। ठीक है सर। तो मैं अभी यही अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन जो इसमें आए थे कमेंट बॉक्स में, तो उसमें स्पेसिफिकली कुछ लोगों ने कुछ कैंडिडेट्स ने यही पूछा था कि उनको पीएचडी करनी है, जैसे किसी को एनवायरनमेंट स्टडीज से करनी है, किसी को पॉलिटिकल साइंस से करनी है, कोई कॉमर्स में कर रहा है, तो वो पूछ रहे हैं कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी से करें या ना करें। वो पहला क्वेश्चन उनका है जो बहुत मतलब सही है। तो दूसरा वो पूछ रहे हैं कोई कि सुपरवाइज़र कैसे चूज़ करें या किसको चूज़ करें। वो आई थिंक बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है। वो मतलब मैं तो किसी के ऊपर हाथ रख के नहीं बोल सकता कि ये वाला सुपरवाइज़र आप चूज़ करोगे तो आपका पीएचडी का काम बहुत अच्छा होगा। ये आपको खुद देखना पड़ेगा, आपका रिसर्च प्रपोजल किस तरह का है, आपका रिसर्च वर्क किस तरह का होने वाला है, और जो गाइड्स आप चूज़ कर रहे हो, जो सुपरवाइज़र आप चूज़ कर रहे हो, कि उसकी एक्सपर्टीज़ और आपका जो रिसर्च का बैकग्राउंड, उसका जो रिसर्च बैकग्राउंड है और आपका जो रिसर्च का प्रपोजल है वो कितना मैच कर रहा है, कितना सूट कर रहा है। ठीक है। बाकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वो आपको खुद देखने हैं कि किस तरह से आप गाइड के साथ चीज़ें हैंडल कर रहे हो। वो सब वेरी करेगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। वो किसी एक का एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, किसी का एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है। तो उसमें ये जो वर्ड ऑफ माउथ वाली बात आई थिंक नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि एक पीएचडी जैसी रिसर्च जैसी चीज़ जो आप कर रहे हो, वैसे कैंडिडेट्स को वर्ड ऑफ माउथ पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वो मतलब खुद उस चीज़ को वेरीफाई करें, खुद उस चीज़ को टेस्ट करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सुपरवाइजर्स की बात होगी। टीचिंग सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा कि जो मैं शायद आंसर कर सकता हूँ, उसमें एक क्वेश्चन था कि पीएचडी के टाइम पे हमको टीचिंग करनी पड़ेगी, कि हमको भी लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। तो जब तक मैं था तो हमारे टाइम पे भी प्रैक्टिकल्स की जो क्लासेस होती थी वो हम करते थे, लेते थे स्टूडेंट्स की। उनको हम प्रैक्टिकल्स के कुछ चीज़ें पढ़ाते थे। तो बाद में थ्योरीज की भी क्लासेस लेने लग गए थे। हमारे जो कलीग्स थे जो पीएचडी में एनरोल थे, वो थ्योरीज की क्लास भी ले रहे थे। तो वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आप पे कितना ट्रस्ट करता है और आप पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो विश्वास के साथ रख सकता है कि हाँ आप अच्छे से बच्चों को पढ़ा लोगे। तो आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अगर आपसे क्लासेस लेने के लिए कहा जा रहा है। बस ये है कि आप एक रूटीन में हो सकता है कि आपको लगे कि आप रूटीन में फंस रहे हो और आप अपना रिसर्च का काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो वो वही चीज़ होगी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है विद योर सुपरवाइजर, की आप कैसे उसको हैंडल करते हो। बाकी टीचिंग का तो मतलब एक कल्चर, ये एक सिस्टम रहा है कि टीचिंग रिसर्च स्कॉलर जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं वो टीचिंग करते हैं। और कोर्स वर्क हमारे टाइम पे 6 महीने का रहता था। अब पता नहीं शायद बढ़ गया है, घट गया उसका ड्यूरेशन, बट 6 महीने का कोर्स वर्क वॉज कंपलसरी। उसमें आपको आपकी अटेंडेंस भी मार्क होती है, आपकी अटेंडेंस काउंट होती है। उसके बाद आपकी क्लासेस भी होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं उसमें आपकी, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम भी होता है, उसका रिजल्ट भी आता है, फिर आपको कोर्स वर्क
कंप्लीट करने का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। कंप्लीशन ऑफ कोर्स वर्क सर्टिफिकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपको करना है और वो आपको उसका डॉक्यूमेंट जो है संभाल के रखना है, क्योंकि वो आपके फाइनल पीएचडी में काम आता है। और एक और क्वेश्चन था कि क्या हमें रेगुलर जाना पड़ेगा, और अगर हम रेगुलर नहीं जाएंगे तो जेआरएफ हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आई थिंक पीएचडी और एक क्लास में जाना थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अगर आपको रेगुलर डिपार्टमेंट जाने में या लाइब्रेरी जाने में, क्योंकि वो तो आपका गाइड के साथ आपका वो होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप दिन भर में क्या कर रहे हो, क्योंकि गाइड भी आपका चाहेगा और आप भी चाहोगे कि आपकी पीएचडी जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, रिसर्च जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और अच्छे से कंप्लीट हो। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको लाइब्रेरीज विजिट करनी पड़ेंगी, चाहे अपने डिपार्टमेंट की विजिट करो, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी विजिट करो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट की विजिट करो। जैसे हम एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं तो हम सोशियोलॉजी में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमको वहाँ रेलेवेंट मटेरियल मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपका कोई टॉपिक साइंस से रिलेटेड है तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। तो जितना आप लाइब्रेरीज विजिट करोगे या फिर साइट विजिट करोगे, फील्ड वर्क करोगे, तो ही आपका काम जो है पीएचडी का जल्दी होगा। अगर आपको लग रहा है कि बस मैं पीएचडी में एनरोल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, उसके बाद मैं अपना साइड बिजनेस चल रहा है या साइड जॉब चल रहा है, कुछ चल रहा है, वो करते रहूँगा और 1-5 साल के बाद ऐसा है कि मैंने वो कुछ फ्रूट्स वो पकने के लिए रख दिए तो वो अपने आप पक जाएंगे और उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, तो ये आई थिंक आपकी गलत अप्रोच होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए अप्रोच, ऐसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको डेली डिपार्टमेंट तो आना ही पड़ेगा, आपको अपने गाइड के साथ टच में रहना पड़ेगा, आपको लाइब्रेरीज विजिट करनी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको ऑनलाइन रिसर्च करनी पड़ेंगी बहुत। तो आई थिंक डिपार्टमेंट तो रेगुलरली आना नहीं आना वो तो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी अटेंडेंस लेते हैं या नहीं लेते हैं, और जेआरएफ का उनका क्या क्राइटेरिया है कि अगर आपकी इतनी % अटेंडेंस है तो शायद वो आपका जेआरएफ भी हो सकता है डिडक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में जो हम एंथ्रोपोलॉजी में थे तो हमारी अटेंडेंस होती थी, हर सुबह अटेंडेंस होती थी और शाम की भी अटेंडेंस होती थी। तो उसमें जेआरएफ का भी ऐसा कुछ तो मैंने कभी सुना नहीं कि किसी की स्कॉलरशिप काट दी गई हो कि वो आया नहीं है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो फील्ड वर्क में जा रहे होते थे वो पहले ही अपना सारा पेपर वर्क करके फील्ड वर्क के लिए निकलते थे। कोई जो लाइब्रेरी में बैठते थे, जिनको लाइब्रेरी में ही सारा रिसर्च करना था, तो वो सारा उनका एक इंटीमेट करके ही डिपार्टमेंट को जाते थे। अब ये है कि बिना बताए या मतलब बिना गाइड को बताए, बिना अपने चेयरपर्सन को बताए, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दिए बिना अगर कोई कैंडिडेट पीएचडी कैंडिडेट बिल्कुल ही एब्सकॉन्डिंग है, तो फिर उसके लिए तो शायद ये वाला सिनेरियो हो सकता है कहीं पे ऐसा हुआ हो कि उसका जेआरएफ बंद कर दिया गया हो, उसकी पीएचडी पे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस किए गए हों। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि अगर आप रेगुलरली या इन इंटरवल्स आप अपना काम भी कर रहे हो, अपने सुपरवाइजर से भी डिस्कस कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, अगर आप जेआरएफ की स्कॉलरशिप ले रहे हो और उसके बाद आप कहीं और भी जॉब कर रहे हो, कहीं और से भी सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, तो वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है। उस चीज़ से आपको बचना है। या तो आप बाहर कहीं जॉब करिए, वहाँ से सैलरी लीजिए और फिर अपनी जेआरएफ को सरेंडर कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसको उस फाइनेंशियल हेल्प का फ़ायदा मिल सके। तो आपको जेआरएफ फिर आप उसके लिए ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि वो एथिकल भी नहीं होगा और आगे जाके आपको शायद दिक्कत भी कर सकता है। वो कभी भी दिक्कत कर सकता है, वो कभी भी अगर वो केस ओपन होता है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सैलरी आपको एक ही सोर्स से विड्रॉ करनी है, चाहे वो जेआरएफ हो, चाहे अगर आपकी कहीं बाहर जॉब लगे है तो उससे। और कुछ कमेंट्स में ये भी था कि नेम सम गुड सुपरवाइजर्स, तो ये फिर से बहुत सब्जेक्टिव सा सवाल है। और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिलेबस, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, ये सारा कुछ आपको यूजीसी की वेबसाइट में बहुत डिटेल में और बहुत क्लियरली मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो वैसे काफ़ी लंबा होता जा रहा है, और आई होप आपको इसमें कुछ क्लैरिटी मिली हो, या कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। थैंक यू। और तो मेरी जर्नी तो एंथ्रोपोलॉजी में ऐसी रही कि मैंने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, फिर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर मैंने पीएचडी में एनरोल किया और मुझे लगभग 5 साल या 5.5 साल लग गए रिसर्च करने में, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा ढीला पड़ गया। और पीएचडी में जब आप एंटर होते हो तो आपको पहले एनरोल करना है, 6 महीने का कोर्स वर्क करना है, उससे पहले आपको गाइड सेलेक्ट करना है, सुपरवाइज़र सेलेक्ट करना है, जो कि ट्रिकी एक चीज़ है, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। उसके लिए शायद
शायद ये आपकी कोई हेल्प कर सके, वो आपको खुद करना होगा, क्योंकि वो 1-to-1 रिलेशन वाली बात है और एक्सपर्टीज़, रिसर्च एक्सपर्टीज़ वाली बात है, सब्जेक्ट में उसका कितना ग्रास्प है वो वाली बात हो जाती है आपके सुपरवाइज़र का, तो वो चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है। अदरवाइज़ आपको एनरोल करना है, 6 महीने का कोर्स वर्क करना है, फिर फील्ड वर्क पे निकलना है, फिर आपको क्वेश्चनेस तैयार करने हैं। वो फील्ड वर्क में जो आप क्वेश्चनेस बनाते हो, मतलब सोशल साइंसेस की मैं बता रहा हूँ, साइंस का थोड़ा सा अलग हो सकता है, वो लैब में एक्सपेरिमेंट बेस्ड रहता है मैक्सिमम टाइम। तो ये सब करने के बाद आपको अपना थीसिस कंपाइल करना है, फिर वो फिर वेरिफिकेशन के लिए 3 जगह जाते हैं, उसके बाद आपका वाइवा वोसी होता है और उसके बाद आपको डिग्री आपने दी जाती है। तो एक फिर कॉन्वोकेशन का पार्ट आता है जो मैंने वो प्रीवियस वीडियो में डाला था। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। कुछ लोग 3 साल में भी अपनी PhD कंप्लीट कर देते हैं। 3 साल का एक मिनिमम टाइम रहता है जिसमें आपको PhD आप कंप्लीट कर सकते हो, या फिर उसके बाद 5 साल का एक रूटीन है, 5 साढ़े 5 आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है। कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करनी है आपको, प्रेजेंटेशन भी देनी है आपको, रिसर्च पेपर्स भी लिखने हैं, ये सारा चीज़ें भी PhD के टाइम पे होता ही है। तो ये सब रूटीन है PhD का, रूटीन प्रोसीजर हैं जो PhD के टाइम पे आपको फॉलो करने हैं। तो और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू वेरी मच।